अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल जीएस फार्मेसी कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सक्रीशन क्या होती है और ये हमारी बॉडी के लिए क्यों इतनी ज़रूरी होती है। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन कौन से रूट्स हैं जिनके ज़रिए एक्सक्रीशन होती है। वैसे तो बहुत सारे रूट्स हैं जिनके ज़रिए एक्सक्रीशन होती है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है वो है किडनी। किडनी जो है वो मेन रूट है जिसके ज़रिए एक्सक्रीशन होती है। हमें पता है कि किडनी का फंक्शन क्या होता है। किडनी का फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन। किडनी में यूरिन की फॉर्मेशन होती है और जितने भी वेस्ट मटेरियल या ड्रग्स होती हैं वो किडनी से होते हुए यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन 3 प्रोसेस के जरिए होती है: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड डिस्टल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, इन 3 प्रोसेस के जरिए किडनी से एक्सक्रीशन होती है। लेकिन इन 3 प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन का ओवरव्यू लेंगे ताकि हमें इन प्रोसेस को समझने में आसानी हो। हमें पता है कि जो किडनी होती है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है। किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है? नेफ्रॉन। जिस तरह से हमारी बॉडी का बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट सेल होता है, ठीक है ना, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है? सेल। बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं और फिर टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स और इस तरह से फिर सिस्टम बना देते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर फिर सिस्टम बना देते हैं। तो बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या है? सेल है। इसी तरह से किडनी का भी बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। तो किडनी में एक नेफ्रॉन नहीं होता। जिस तरह से बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, इसी तरह से बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर किडनी का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो एक किडनी में ऑलमोस्ट 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो ये नेफ्रॉन मिलकर किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये जितना भी किडनी में फंक्शन हो रहा होता है वो सारा का सारा फंक्शन ये नेफ्रॉन परफॉर्म करते हैं। अब हम देखेंगे कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में एक कप टाइप शेप होती है। कप टाइप शेप होती है और फिर ये एक्सटेंड होके इस तरह से ट्यूबुलर पोर्शन बनाती हैं। तो ये जो कप टाइप शेप होती है इसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल। और ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का जो पोर्शन है इसे कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रोक्सिमल का क्या मतलब होता है? प्रोक्सिमल का मतलब होता है पहला या ऊपर वाला। कन्वोल्यूटेड क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इस तरह से कन्वोल्यूटेड है, इस तरह से इन्होंने जाल सा बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसे कहेंगे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। और ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मीन बाद वाला या नीचे वाला। और ये जो ट्यूब्यूल है इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो ये नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर। क्या जो किडनी की तरफ आर्टरीज ब्लड लेके आती हैं तो उसे कहते हैं एफरेंट आर्टरीज। वोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर होने के बाद वो इस तरह से एक कैपिलरीज का एक गुच्छा बना देती हैं, कैपिलरीज का एक जाल बना देती हैं, जिसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। इसे कहेंगे एफरेंट आर्टरी। और इस तरह से गुच्छा बनाने के बाद फिर ये इस तरह से बोमेन कैप्सूल से बाहर निकल आती हैं। बाहर निकलती हैं जब, तो इसे क्या कहते हैं? इफरेंट आर्टरी। इफरेंट आर्टरीओल्स। नेक्स्ट फिर ये इफरेंट आर्टरीओल्स एक्सटेंड होंगी और ये फिर पहले प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द इस तरह से रैप होंगी और फिर ये लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द इस तरह से रैप होते हुए फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट के इर्द गिर्द इस तरह से रैप हो जाएंगी। और ये बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलके क्या बना देते हैं? रीनल कार्पसल। इसे रीनल कार्पसल भी कहते हैं या मालपेजियन कार्पसल भी कहते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को इकट्ठा हम रीनल कार्पसल या मालपेजियन कार्पसल भी कहते हैं। और ये सारा जो ट्यूबुलर पोर्शन है इसे कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। तो ये था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक एक प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह से किडनी के थ्रू ड्रग की एक्सक्रीशन हो रही है। अब हम एक एक प्रोसेस को डिस्कस करने में आसानी होगी। फर्स्ट प्रोसेस क्या है? फर्स्ट प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन।
हमें पता है कि ड्रग मेटाबोलाइज होने के बाद ब्लड में आ जाती है। तो जब ड्रग ब्लड में आ जाएगी तो हमें पता है कि किडनी में ब्लड एंटर होता है एफरेंट आर्टरीज के थ्रू। एफरेंट आर्टरीज वो बोमन कैप्सूल में जाके कैपिलरीज का एक गुच्छा बना देती हैं। तो जब ब्लड किडनी में एंटर होगा तो उसके साथ साथ ड्रग भी किडनी में एंटर हो जाएगी, और किडनी में एंटर होकर जब ग्लोमेरुलस में आएगी तो ग्लोमेरुलस में जो अनबाउंड ड्रग होगी, जो ड्रग प्लाज्मा एल्बुमिन के साथ बाउंड नहीं होगी, वो कैपिलरीज के स्लिट जंक्शन या स्पेस के थ्रू फिल्टर होके, स्पेस के थ्रू पास होके बोमन कैप्सूल में आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, जिसमें ड्रग ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके बोमन कैप्सूल में आ रही है, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ड्रग ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज के स्लिट जंक्शन से पास होके कहाँ पे आ रही है, बोमन कैप्सूल में। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो इसमें वही ड्रग फिल्टर होगी जो अनबाउंड होगी, जो प्लाज्मा एल्बुमिन के साथ बाउंड नहीं होगी। ठीक है, जो प्लाज्मा एल्बुमिन के साथ बाउंड होगी वो ड्रग यहाँ से फिल्टर नहीं होगी। ठीक है, तो जो बाकी की जो ड्रग होगी, जो बाउंड फॉर्म में होगी, जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं हुई, तो वो फिर इफरेंट आर्टरीज के थ्रू बाहर आएगी। ठीक है, और जब इफरेंट आर्टरीज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स तक पहुँचेंगे तो वहाँ पे जाके हमारा सेकंड प्रोसेस होगा। सेकंड प्रोसेस क्या है? सेकंड प्रोसेस है प्रोक्सिमल ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि नेक्स्ट हमारा प्रोसेस कहाँ पे होगा, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। तो जब ड्रग प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में पहुँचेगी तो यहाँ पे दो एनर्जी रिक्वायरिंग कैरियर सिस्टम होते हैं, एक एनाइंस के लिए और एक केटाइंस के लिए। ये सिस्टम क्या करते हैं? ये सिस्टम एनर्जी यूज़ करके ड्रग को आर्टरी से सिक्रीट कर देते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। सिक्रीशन का क्या मतलब होता है? सिक्रीशन का मतलब होता है खारिज करना या निकालना। तो ये कैरियर सिस्टम क्या करते हैं? एनर्जी यूज़ करके ड्रग को आर्टरी से निकाल के, ड्रग को आर्टरी से सिक्रीट करके कहाँ पे भेज देते हैं? ट्यूब्यूल्स के अंदर, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ से फिर जब ड्रग प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आ जाती है, यहाँ पे जब ये प्रोसेस होता है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल सिक्रीशन का, तो इस प्रोसेस के दौरान ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन कैसे होती है? अगर हम दो ड्रग इकट्ठी यूज़ करते हैं तो जिस ड्रग की एफिनिटी इन कैरियर सिस्टम के साथ ज़्यादा होगी वो पहले सिक्रीट हो जाएगी, और जो दूसरी ड्रग होगी वो ब्लड में ही रहेगी। ठीक है, जिस ड्रग की एफिनिटी ज़्यादा होगी वो दूसरी ड्रग के साथ कंपटीशन करेगी और खुद एक्सक्रीट हो जाएगी, और दूसरी ड्रग ब्लड में ही रह जाएगी, और दूसरी ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी। तो जब ड्रग में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, तो वो साइड इफ़ेक्ट कॉज करेगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस के दौरान ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर जब ड्रग प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में आ जाएगी तो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स से होती हुई ये फिर लूप ऑफ हेनले में आ जाएगी। लूप ऑफ हेनले से होती हुई जब ये डिस्टेंट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स तक पहुँचेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा थर्ड प्रोसेस होगा। थर्ड प्रोसेस क्या है? डिस्टेंट ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इसके भी नाम से पता चल रहा है कि ये कहाँ पे हो रहा है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, डिस्टेंट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, हो क्या रही है, रीएब्जॉर्प्शन हो रही है डिस्टेंट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, रीएब्जॉर्प्शन हो रही है ड्रग की। रीएब्जॉर्प्शन क्यों होगी? अगर ड्रग अनचार्ज होगी या नॉन पोलर होगी या लिपिड सोल्यूबल होगी, तो हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपिड सोल्यूबल होती है। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि लाइक डिजोल्व लाइक, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो अगर ड्रग अनचार्ज होगी या नॉन पोलर होगी या लिपिड सोल्यूबल होगी तो वो भी पहले ट्यूब्यूल्स की सेल मेम्ब्रेन में डिजोल्व होगी। ठीक है, ट्यूब्यूल की सेल मेम्ब्रेन में डिजोल्व होकर फिर आर्टरीज की सेल मेम्ब्रेन में डिजोल्व हो जाएगी, ब्लड में दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 टर्म्स यूज़ कर रही हूँ, एक अनचार्ज्ड, नॉन पोलर और लिपिड सोल्यूबल। आप इसमें कंफ्यूज ना होना। अगर ड्रग अनचार्ज है तो वो क्या होगी, वो नॉन पोलर भी होगी और लिपिड सोल्यूबल भी होगी। तो इन तीनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों टर्म्स एक ही हैं, अनचार्ज, लिपिड सोल्यूबल या नॉन पोलर। लेकिन हमने तो ड्रग को रीअब्जॉर्ब नहीं करवाना, हमने तो ड्रग को एक्सक्रीट करवाना है। तो एक्सक्रीट तब होगी जब ड्रग चार्ज या पोलर फॉर्म में होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो यूरिन होता है उसमें वाटर की परसेंटेज ज़्यादा होती है और वाटर पोलर होता है और इसमें पोलर चीज़ें ही डिजोल्व होगी। तो अगर ड्रग पोलर या चार्ज फॉर्म में होगी तभी वो डिजोल्व होगी। ठीक है, चार्ज फॉर्म ही पोलर फॉर्म होती है। ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर चार्ज होगा वो पोलर होगी। ठीक है, तो जब ड्रग पोलर होगी तभी वो यूरिन में डिजोल्व होगी और यूरिन में डिजोल्व होकर फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी।
ठीक है। तो किस तरह से हम ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं? कुछ ड्रग तो मेटाबॉलिज्म के दौरान ही पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, मेटाबॉलिज्म के दौरान ही ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर कुछ ड्रग नॉन पोलर रह जाती है तो उसकी पोलैरिटी हम किस तरह से इंक्रीज़ करेंगे? अब हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि ड्रग दो तरह की होती हैं, वीक एसिडिक ड्रग और वीक बेसिक ड्रग। ठीक है, अगर ड्रग एसिडिक है तो उसकी पोलैरिटी कब इंक्रीज़ होगी? वो कब चार्ज फॉर्म में कन्वर्ट होगी? जब मीडियम की पीएच ज़्यादा है, जब मीडियम की पीएच 7 से ज़्यादा है। मीडियम की पीएच 7 से ज़्यादा होने का क्या मतलब है? कि मीडियम बेसिक हो, बेसिक या एल्कलाइन हो। बेसिक और एल्कलाइन एक ही चीज़ है। ठीक है, जब मीडियम की पीएच 7 से ज़्यादा होगी तो मीडियम बेसिक होगा। तो जब मीडियम बेसिक होगा तो इसमें एसिडिक ड्रग पोलर फॉर्म में या चार फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो और ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर ड्रग बेसिक है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए मीडियम की पीएच 7 से कम होनी चाहिए। ठीक है, 7 से कम होगी तो इसका क्या मतलब है? मीडियम क्या होगा? एसिडिक। ठीक है, मीडियम एसिडिक होगा तभी जो बेसिक ड्रग है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तभी बेसिक ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज़ होगी, तभी बेसिक ड्रग पोलर फॉर्म या चार फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बेसिक ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज़ होगी जब मीडियम एसिडिक होगा। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बेसिक रूल बता रही हूँ। ठीक है, जब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन पढ़े थे तो उसमें हमने सारा एसिडिक, बेसिक, मीडियम की पीएच वगैरह सारा डिस्कस किया था कि कब ड्रग एब्जॉर्ब होगी, कब ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी, कि कौन से मीडियम में कौन सी ड्रग एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आप एक बेसिक रूल याद रखें कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है कि अगर ड्रग एसिडिक है तो मीडियम बेसिक होना चाहिए। ठीक है, और अगर ड्रग बेसिक है तो मीडियम एसिडिक होना चाहिए, तभी ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज़ होगी, ड्रग चार्ज फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कोई और ऐसी ड्रग दे देते हैं जो मीडियम की पीएच चेंज कर दे। कि अगर हमारी ड्रग एसिडिक है तो वो मीडियम की पीएच बेसिक कर दे, और अगर हमारी ड्रग बेसिक है तो वो मीडियम की पीएच एसिडिक कर दे। इससे क्या होगा कि ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज़ होगी तो ड्रग यूरिन में डिज़ोल्व होकर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो ये था सारा प्रोसेस ड्रग की किडनी से एक्सक्रीशन का। फर्स्ट प्रोसेस को कुछ या एसिड बेस इफेक्ट नहीं करती। फर्स्ट प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट प्रोसेस दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो ड्रग अनबाउंड हो, ठीक है, ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड ना हो। अनबाउंड होगी तभी वो कैप्रीज की स्लिट जंक्शन से पास करके बोमन कैप्सूल में आएगी। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, दूसरा किस पर डिपेंड करता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर, जिसे GFR भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ये जो नॉर्मल रेट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, नॉर्मल कितना होता है? ये 125 ml पर मिनट होता है। ठीक है, तो इस पर भी डिपेंड करती है। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इससे कम होगा तो फिल्ट्रेशन सही तरह से नहीं होगी, तब भी ड्रग ग्लोमेरुलर से फिल्टर होकर ट्यूब्यूल्स में नहीं आ सकेगी। तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है ये 20% होता है रीनल प्लाज्मा फ्लो का। रीनल प्लाज्मा ब्लड फ्लो क्या होता है? जो किडनी को ब्लड सप्लाई जा रही है, जो किडनी को प्लाज्मा की या ब्लड की सप्लाई जा रही है, उसे कहते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, टोटल वो कितना होता है? रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है? टोटल 600 ml पर मिनट। और इसमें से GFR कितना होगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होगा? 125 ml पर मिनट, जो कि 20% है प्लाज्मा फ्लो का। प्लाज्मा फ्लो 600 ml है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? 125 ml। वो कितने परसेंट बनता है? 20% बनता है प्लाज्मा फ्लो का। नेक्स्ट हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर किडनी सही तरह से फंक्शन नहीं करती तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। और अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा तो हमें ड्रग की डोज कम या ज़्यादा करनी पड़ती है। हमें ड्रग की डोज उस हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। तो उसके लिए पहले हमें चेक करना पड़ता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है पेशेंट का। ठीक है, अगर तो ठीक है तो हमें उसी डोज हमें जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डोज है हम वही देते हैं। लेकिन अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, किडनी सही तरह से काम नहीं कर रही और हमें वो ड्रग भी देनी है, तो हमें फिर वो ड्रग उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे किस तरह से हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फाइंड आउट करते हैं।